नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन, जिसमें पढ़ी जाएगी पूरी सोयल। ठीक है नहीं है? सोयल के यहाँ पे 3 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे: टाइप ऑफ सोयल, सोयल प्रोफाइल और एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर। तो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए अपन स्टार्ट कर रहे हैं सोयल केमिस्ट्री। और ध्यान रखना, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। मुश्किल से ये वीडियो 1 घंटे का होगा। ठीक है नहीं? ये सारा मैटर मैंने अरेंज कर रखा है, बस आपको डिलीवर करना है। दूसरी चीज, जो इस चैनल पे स्टूडेंट नए हैं, ठीक है नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ये जो नए वीडियो हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, थ्योरेटिकली आपके वीक हैं, वो स्ट्रॉन्ग अरुण सर ही करेंगे, वो वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है नहीं है? चलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 फंडे आपको फॉलो करने हैं। बाकी के मैं फॉलो करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है भाई? तो स्टार्ट करते हैं अपन सोयल। तो सोयल की अगर हम साइंटिफिक स्टडी करें तो उसको कहते हैं पीडोलॉजी। ये ध्यान रखना, आपको नोट्स बनाने हैं सारे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ये तो मिलेगी पीडीएफ, लेकिन फिर भी नोट्स बनाने बना लो, कितना टाइम लगेगा, आराम से समझाते हुए चलूंगा। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोइल क्या कहलाएगी? पीडोलॉजी। तो हम पीडोलॉजी पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है नहीं है? और पीडोजेनेसिस क्या है? सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को पीडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? सोइल फॉर्मेशन जो वेदरिंग वगैरह के द्वारा होता है। सोइल फॉर्मेशन कहां से होगा? फिजिकल केमिकल वेदरिंग द्वारा होता है। ठीक है नहीं है? बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती हैं लास्ट में जाके छोटे टिनी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें अपन सैंड की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पीडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल फ्रॉम बिग रॉक। ठीक है भाई? तो ये 2 वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाएगी। मृदा की स्टडी को क्या कहते हैं, सोइल की स्टडी को क्या कहते हैं, सोइल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइल की प्रोसेस किससे होती है? वेदरिंग से। याद रखना, वेदरिंग। ठीक है? अब देखो इधर, सबसे पहले टाइप ऑफ सोइल से पहले, पढ़ने से पहले हमें सोइल में प्रेजेंट पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। कहीं के बारे में? पार्टिकल। तो जो पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: क्ले, स्लिट, सैंड और ग्रेवल। ठीक है नहीं है? साइज वाइज लिखे हुए, ये 2 mm से बड़ी साइज होगी इसकी 2.02 से 2 mm के बीच में होगी। इसकी होगी 1 0 और लग जाएगी, इसमें 1 0 और लग जाएगी, उससे लेस देन साइज। ठीक है नहीं है? अब देखो इधर, जो ग्रेवल होती है उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और दूर दूर होते हैं ऐसे, और गैप बहुत ज्यादा होता है ग्रेवल में। अच्छा, ये क्या है कि 7th क्लास की साइंस है, 7th क्लास की साइंस है, और ये डायग्राम उसी 7th क्लास की एनसीईआरटी से लिया हुआ है मेरा। ठीक है? तो 7th क्लास की साइंस में एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है बच्चे को कि आप कहीं की भी मिट्टी लाओ, उसको पानी के गिलास में डाल दो और हिलाओ, हिलाने के बाद छोड़ दो, तो लेयर्स बन जाएगी आपकी। पहली लेयर्स जो बनेगी उसमें कचरा ऊपर आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ठीक है नहीं है? फिर उसके बाद आपको सेकंड लेयर मिलेगी, उसके बाद थर्ड लेयर मिलेगी, और लास्ट में मिलेगी आपको ग्रेवल, नीचे जो बैठ जाती है, जिस पर ग्रेविटी का असर होता है। पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं ग्रेवल के। क्लियर है? अब सुनना इधर, जो चीजें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे वो इनकी स्ट्रक्चर से बहुत रिलेवेंट है, स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। देखो इधर, यहां पे आप देख रहे हो, आपको बड़े बड़े पोर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बड़े बड़े पोर्ट, यानी कि जो वॉइड्स हैं, केविटी है, वो बड़ी होगी, जबकि यहां पे केविटी क्या होगी? छोटी होगी, और यहां पे केविटी और भी छोटी होगी। लेकिन नंबर ऑफ केविटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? क्ले में। ये ध्यान रखना, है ना? नंबर ऑफ पोर्स, समझ में आई? नंबर ऑफ पोर्स किसमें ज्यादा होंगे? वो क्ले में ज्यादा होंगे बजाय सैंड के और स्लिट के। नंबर ऑफ पोर्स किसमें ज्यादा होंगे? वही क्ले में। दूसरी चीज, अगर बात करूं सैंड की, तो सैंड वेयर एरेटेड है, और ये पानी को नहीं रोक सकती, क्योंकि बड़े पोर्स हैं तो पानी निकल जाएगा इनके बीच में से। ठीक है नहीं है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इनकी। ठीक है? जबकि स्लिट की ठीक ठाक होती है, वेल एरेटेड भी होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वीक होती है, क्योंकि पानी चला जाएगा, या ठीक ठाक है। और यहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत गजब होती है। दूसरी चीज, यहां पे क्या होता है? एक अजीब सा चिपचिपा या यूं स्टिकनेस महसूस होती है, पार्टिकल जुड़ा हुआ रहता है, दूर होने का नाम ही नहीं रहता। समझ में आई बात?
दूर होने का नाम नहीं रहता, उसको बोलते हैं अपन क्ले। और ये जो क्ले है बेसिकली आप पता है मटके वगैरह बनाने के काम में आते हैं, तो मटके में से पानी थोड़ी निकलता है, निकलेगा क्या बताओ, वो उसी में रहता है। तो इतनी आप ये देखो, इतनी पार्टिकल साइज नजदीक है इनकी, इतनी पार्टिकल साइज एक दूसरे के नजदीक है, तो ये पानी को परकोलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होगी क्ले की, ठीक है नहीं है। तो इसी बेसिस पर हमने जो आपकी सैंड है, सोयल है, सॉरी, जो आपकी सोयल है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है कि कौन से पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन, कि इनमें से कैपिलरी रिएक्शन किसका होगा ज्यादा। तो कैपिलरी का मतलब क्या हो गया, जहां पे पोर्स छोटे होंगे वहां पे कैपिलरी रिएक्शन ज्यादा होगा। तो बताओ, क्ले में कैपिलरी रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्ले में कैपिलरी रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो कैपिलरी रिएक्शन का ऑर्डर ये आ जाएगा, ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कैपिलरी रिएक्शन किसमें पाया जाता है या सबसे कम किसमें पाया जाता है, कर लोगे। तो इस बेसिस पे किसमें कौन सा पार्टिकल्स पाया जाएगा, उस बेसिस पे हमने सोइल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली सोइल कहलाएगी सैंडी सोइल, कौन सी कहलाएगी, सैंडी सोइल, रेगिस्तान में पाई जाती है, नदी के किनारे पाई जाएगी जो। दूसरी है लोएमी सोइल, क्या कहलाएगी, लोएमी सोइल। और तीसरी कहलाएगी क्ले सोइल, ठीक है नहीं है, क्ले सोइल। तो ध्यान रखना, यहां पे सैंड पार्टिकल ज्यादा होते हैं इसलिए सैंडी सोइल का आ गया है, इसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा होते हैं इसलिए क्ले सोइल का आ गया है। और यहां पे क्ले, सैंड और स्लिट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको किसमें, लोमी सोइल में, ठीक है नहीं है। वेल एरेटेड होती है, लाइट होती है, ड्राई होती है। रेगिस्तान की आप जो देखते हो ना मिट्टी, क्या होती है, सूखी और हल्की होती है, ठीक है नहीं है। नॉट गुड प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, यहां पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते आप, है ना। वैसे पेड़ पौधे उगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन ये अच्छी नहीं मानी गई है। उसके बाद आता है क्ले। क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, हेवी होती है, वेरी स्टिकी होती है। ये भी प्लांट ग्रोथ के लिए या कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन जिन कल्टीवेशन को, जिन क्रॉप को बहुत ज्यादा पानी चाहिए वहां वो क्ले में होती है, बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए। जैसे चावल है, राइस की खेती करोगे आप, तो राइस में कौन सा काम में आएगा, क्ले। और पोटैटो, अब पोटैटो जो है वो कहां ग्रो करेगा, सैंडी ऑयल में ग्रो करेगा, सैंडी सोइल में ग्रो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको फूलने के लिए जगह चाहिए, बड़ा भी तो होता है ना साइज में, उसको जगह चाहिए। और जगह कैसे आएगी, बिल्कुल पोरस होएगा तभी, स्पेस होगा उसके बीच में तभी। और ये जो लोमी सोइल है ये बेस्ट है, बहुत अच्छा ह्यूमस कंटेंट होता है, वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी ठीक होती है, क्योंकि क्ले भी है इसमें, सिल्ट भी है, सैंड भी है, तीनों है, ठीक है नहीं है। और गुड फॉर कल्टीवेशन, बिल्कुल कल्टीवेशन के लिए क्या है, ये बहुत अच्छी मानी गई है फसल के लिए, ठीक है भाई। तो ये टाइप ऑफ सोइल है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ इस प्रकार की सोइल होती है, क्योंकि आगे अपन बात करेंगे टेक्सचर की। तो ये टेक्सचर में आप कर सकते हो, किसमें बात कर सकते हो, टेक्सचर ऑफ सोइल में 3 प्रकार की सोइल होती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, अब बात करेंगे अपन सोइल प्रोफाइल की। तो सोइल प्रोफाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से मैक्सिमम अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो सोइल प्रोफाइल से ही पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं। तो सोइल प्रोफाइल में हमने क्या किया है कि ये लगभग ये मान लो कि 8 से 10 मीटर का गड्ढा है, उसको खोद लिया, मतलब गड्ढे को कर लिया, और उसमें क्या कर रहे हैं अपन, लेयर चेक कर रहे हैं। लेयर चेक करेंगे तो ये जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्टों ने इनको अलग अलग हॉरिजॉन में डिवाइड किया है, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल समझ में, अलग अलग हॉरिजॉन में डिवाइड किया है। पहला कहलाता है ओ हॉरिजॉन, सेकंड कहलाता है ए हॉरिजॉन, तीसरा कहलाता है ई हॉरिजॉन, चौथा कहलाता है बी हॉरिजॉन, पांचवा कहलाता है सी हॉरिजॉन, और लास्ट में आता है आर हॉरिजॉन। ये हॉरिजॉन लिख लेना, अभी मैं बिल्कुल ढंग से बताऊंगा और भी ढंग से समझाऊंगा इसको। तो ए हॉरिजॉन में जो ओ हॉरिजॉन होता है वो कहलाता है आपका ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। ऑर्गेनिक हॉरिजॉन का मतलब यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, और ये ओ हॉरिजॉन जो होता है हर कहीं नहीं मिलेगा, ये वहीं मिलेगा जहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस पड़े हुए रहते हैं। कहां रहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब हो गया कोई मतलब ये मान लो कि कोई लीफ हुई आपकी, या और कुछ हुआ, पत्ते वगैरह होते हैं ना,
उनसे कवर्ड रहती है, बारिश हो गई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो। तो ये ज्यादातर फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फॉरेस्ट रीजन में। अगर आपसे पूछे कि टॉप होरिजोन इन फॉरेस्ट रीजन, देखो क्वेश्चंस बनेंगे बहुत प्यारे प्यारे बनेंगे, तो आपको जवाब क्या देना है? हाँ जी, क्या जवाब देना है? टॉप होरिजोन इन फॉरेस्ट रीजन। देखो टॉप होरिजोन, होरिजोन इन फॉरेस्ट रीजन में टॉप होरिजोन कौन होता है? ओ, कौन होता है? और वैसे टॉप सोइल कौन सी है? टॉप होरिजोन कौन सा है वैसे? अगर सिंपल नॉर्मली बात करें तो टॉप होरिजोन जो है, हर जगह जंगल थोड़ी होगा, हमें टॉप होरिजोन एक कहलाता है। अपर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी? ये अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट लेयर बोल दोगे। अगर सिंपल अपर मोस्ट लेयर के नाम से आए तो ए नाम लिखना है आपको, वहां पे टिक करके आना है ए के ऊपर। समझ में आई? और अगर आपको अपर मोस्ट लेयर इन फॉरेस्ट तो ओ पे टिक करके आना है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है नहीं है? अब ये जो टॉप होरिजोन है, टॉप होरिजोन है ए, ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, A1, A2, A3। क्या है भाई? A1, A2, A3। और इसको बोलते हैं अपन, A2 को बोलते हैं ई होरिजोन। क्या बोलेंगे भाई? A2 को बोलेंगे ई होरिजोन। ई का मतलब क्या है यहां पे? बताओ, देखिए सोचो। यहां पे ई का मतलब है इल्यूएशन। इल्यूएशन, इल्यूएशन। इस इल्यूएशन का मतलब होता है, इल्यूएशन का मतलब होता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंस होंगे यहाँ पे, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मान लो, मिनरल्स मान लो, तो ये A2 से B2 में जाके टिक जाते हैं। कहां टिक जाते हैं? A2 से B2 में जाके टिक जाते हैं। कहां से टिकेंगे? जब बारिश वगैरह होती है तो और गहराई में चले जाते हैं। कौन? मिनरल्स। इसको बोलते हैं इल्यूएशन। क्या बोलते हैं? इल्यूएशन। इसी कारण से इसको क्या कहा गया है? इल्यूएशन को, हाँ जी, इल्यूएशन को क्या कहा गया है? ई होरिजोन कहा गया है, इल्यूवेटिंग। हाँ, यहां पे क्या है देखो, लिखा हुआ है जोन ऑफ इल्यूएशन एंड लीचिंग, नीचे चले जाना, ठीक है नहीं है? और ये बी होरिजन में जाके क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। बी होरिजन में जाके क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। क्या होंगे? एक्यूमुलेट। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इल्यूएशन जोन। ये आई से स्टार्ट होता है, ये ई से स्टार्ट होता है, ठीक है? दो चीजें यहां पे, दो वर्ड है, ढंग से सुनना आप जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दो है यहां पे वर्ड। एक वर्ड तो है, इधर लिख देता हूं, एक वर्ड है इल्यू, हाँ जी, इल्यूविएशन। इसका मतलब लीचिंग होता है, ठीक है नहीं? एक होता है आई से, इल्यूविएशन, दो वर्ड। इसका मतलब लीचिंग होता है, इसका मतलब एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन कहां होगा और इल्यूविएशन कहां से होगा? जनरली वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना कि ये हमेशा A2 to B2 होगा, ठीक है नहीं है? और ये B और C में क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा, या तो बी लेयर में होगा या सी लेयर में, क्योंकि नीचे से नीचे चलती जाएगी। क्लियर है? अब देखो, समझने की कोशिश करना। अब मैं अलग तरीके से समझाऊंगा इसको, पूरे डिटेल में मैं दोबारा बनाऊंगा डायग्राम इसका। तो अपने पास क्या है कि होरिजोन्स बने हुए हैं भाई साहब। क्या बने हुए? होरिजोन्स। तो मेरे को सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी इस होरिजोन के लिए। आ जाओ, सीधी लाइन ये यहां से यहां, ये सही होगी, ये सीधी लाइन। तो भैया ये जो O होरिजोन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो O1, एक O2, और उसके बाद आपका A होरिजोन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? A होरिजोन स्टार्ट हो जाएगा। अब बोले सर O होरिजोन को दो में क्यों डिवाइड किया आपने? O1 जो ऑर्गेनिक 1 है ना, तो यहां पे आपको मिलेंगे फ्रेश कंटेंट मिलेंगे, जैसे अभी गिरी हुई पत्ती, ठीक है नहीं है? फिर क्या है? धूल मिट्टी उड़ी, बारिश हुई, फिर वो दब जाती है नीचे, वो O2 लेवल में चली जाती है। ये पार्शियली डिकम्पोज्ड है। क्या है? पार्शियली डिकम्पोज। तो इसको बोलते हैं अपन लीटर। क्या बोलते हैं? लीटर जोन। क्या बोलते हैं बेटा? लीटर जोन या लीटर जोन।
इसको बोलते हैं डफ, DUFF, डफ। यहां पे क्या होता है, सब कुछ फ्रेश होता है, कुछ भी मान लो सब कुछ फ्रेश। और यहां पे क्या होता है, पार्शियली डिकम्पोज, पार्शियली डिकम्पोज। यहां पे पार्शियली डिकम्पोज होता है, वहां पे फ्रेश होता है। समझ में आ गई? अब ये ध्यान रखना कि ओ होरिजोन कहां मिलेगा, ओनली इन फॉरेस्ट रीजन, क्योंकि जहां पे पेड़ पौधे पेड़ होंगे बड़े बड़े, वहीं पे पत्तियां चढ़ेंगी पतझड़ के मौसम में, बारिश आएगी धूल मिट्टी उड़ेगी, ठीक है, ओ होरिजोन बन जाएगा। जब तक कोई सफाई नहीं करेगा उसकी तब तक ओ होरिजोन, और जैसे ये नेक्स्ट सीजन आएगा ये ओ होरिजोन ए होरिजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस ए के भी हमने तीन डिवाइड किए हुए, तीन, A1, A2 और A3, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने। कौन? मैंने नहीं किया, वैज्ञानिकों ने किया है यार। एक है B1, B2 और B3, ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। और उसके बाद जो आएगा आपका वो कौन सा आएगा, कौन सा होरिजोन आएगा, C होरिजोन। और उसके बाद में और अगर बात करें अपन तो R होरिजोन, ये नीचे R, ठीक है। नहीं, यहां पे रॉक्स होती हैं, क्या होती हैं, रॉक्स। इसको कहा जाता है बेड रॉक्स। क्या कहा गया है, बेड रॉक, ठीक है। और ये पेरेंट मटेरियल होता है, क्या होता है, पेरेंट मटेरियल। और अनवेदर्ड कंडीशन में है ये। अनवेदर्ड का मतलब जिसका अभी क्या नहीं हुआ है, सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अनवेदर्ड का है। ये समझ में आया, ठीक है कि नहीं है। दूसरी जो सी लेयर है इसको पेरेंट लेयर कहा जाता है, पेरेंट लेयर। सी लेयर को अगर कोई पूछे कि पेरेंट लेयर क्यों है, क्योंकि यहां से वेदरिंग स्टार्ट हुई है, यहां से क्या हो रही है, वेदरिंग स्टार्ट, लिख लेना, वेदरिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि सोयल फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। और जैसे जैसे वेदरिंग होगी वैसे वैसे ये ऊपर से ऊपर खिसकती हुई चलेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ। तो यहां पे क्या होता है, थोड़ी बहुत वेदरिंग होती है पेरेंट मटेरियल की, इसलिए इसको अपन पेरेंट लेयर के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, पेरेंट लेयर के नाम से। और एक वर्ड और मिलेगा तुम्हें, रिगोलिथ। क्या मिलेगा, रिगोलिथ। और A B C को मिलाकर अपन लेगोरिथ बोलते हैं। अगर लेगोरिथ लेयर की बात करें, रिगोलिथ लेयर, तो वो C लेयर कहलाएगी। रिगोलिथ लेयर कौन सी कहलाएगी, C। और सोलम जो है, सोलम का मतलब सोइल का मेन पार्ट कौन बनाएगा, A और B। और इस A और B में रूट्स ग्रो करती है। जहां पे सोलम है वहीं पे रूट्स ग्रो करेगी। और अगर एक रीजन को बात करनी हो रूट ग्रो की, तो उसका नाम होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए, बी, रूट ग्रो। और सीड जर्मिनेशन ए में होता है। सीड जर्मिनेशन वो कहीं में होगा, ए में होगा। कैसे, ये ए लेयर है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, सीड यहां पे है, सीड जर्मिनेशन होगा और अपनी रूट इधर डालेगा और बाहर लीफ निकालेगा, ऐसे बाहर की तरफ निकालेगा लीफ। समझ में आई बात? तो ये आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ा बड़ा रीजन है, छोटा, यानी कि 35 सेंटीमीटर का रीजन होता है ये, मात्र 35 सेंटीमीटर। लास्ट खींच के बता रहा हूं ये तो मैं, ए होरिजोन 35 सेंटीमीटर। अब कितना होता है 35 सेंटीमीटर, इतना सा होता है, इतना सा रीजन, ठीक है कि नहीं है। तो ए रीजन में तो सीड जर्मिनेशन होता है और रूट किधर जाएगी, बी में जाएगी इसकी, और ऊपर की तरफ क्या आएगी इसकी, एरियल पार्ट। क्लियर है? तो ये दो वर्ड है, एक तो रिगोलिथ, एक सोलम। ये ध्यान रखना आप। सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रो कहां होती है? अगर आपके पास बी ऑप्शन में नहीं है तो सी भी कर सकते हो। रूट सी तक भी जाती है, लेकिन कम जाती है सी तक, बड़े प्लांट्स की जाती है सी तक। जैसे कौन कौन, आपका बरगद हुआ, पीपल हुआ, उसकी प्लांट कहां तक जाएगी, आपकी सी होरिजोन तक जाएगी, बहुत अंदर तक परकोलेट कर जाती है। ठीक है, आर होरिजोन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे स्पेस ही नहीं अंदर जाने का।
इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो A2 रीजन है, A2 रीजन दिख रहा है आपको, A2 रीजन, A2, इसको अपन ई होरिजोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ई होरिजोन के नाम से। जो सिखा रहा हूं वो समझ लेना। क्यों? क्योंकि यहां पे होती है, क्या हो रहा है भाई, यहां पे क्या हो रहा है आपका इल्यूवेशन, इल्यूविएशन, और जितने भी मिनरल्स सोल्ट वगैरह हैं वो लीच कर जाएंगे कहां पे? विद वाटर। लीचिंग होती है A22B2, लीचिंग, समझ में आई? लीचिंग क्या कहलाएगी? ये लीचिंग प्रोसेस कहलाएगी। कहां से कहां तक भाई? A2 से B2 के बीच में, यहां से यहां तक, ठीक है नहीं है? और ये जो B2 रीजन है, आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है? हाँ जी, बी रीजन क्या बोल सकते हो आप? एक्युमुलेशन ऑफ क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है नहीं है? हाँ, तो यहां पे एक्युमुलेशन होता है, बी जोन में होगा आपका, लिख देता हूं यहीं पे मैं, बी जोन में क्या होगा? इल्यूविएशन। बी जोन में क्या होगा? इल्यूविएशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है नहीं है? अब थोड़ा सा आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो A1 लेयर होती है, ह्यूमस लेयर के नाम से भी जानी जाती है, ह्यूमस लेयर, क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमस कंटेंट इसी में मिलता है। सबसे ज्यादा ह्यूमस कंटेंट इसी में मिलेगा। ह्यूमस कंटेंट का मतलब ये हो गया कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स है विद द एलिमेंट, ठीक है नहीं है? और बहुत डार्क कलर का होगा। देखो कितना डार्क है ये, देखो कितना डार्क है, डार्क कलर का होगा ये। और जहां पे ऑर्गेनिक मैटर होगा, मिनरल्स होगा, वहां पे आपको डार्क कलर नजर आएगा। ज्यादा डार्क यही है, ठीक है नहीं है? और उसके बाद डार्क बी है आपका, और ये हल्के कलर के होते हैं। बाकी कैसे होते हैं? हल्के कलर के। देखो आप ये कैसे, जैसे ई होरिजोन है, लीचिंग कर रहा है तो हल्के कलर का हो गया नहीं ये देखो लाइट कलर का हो गया लीचिंग करने के कारण, ठीक है नहीं है? और ए और बी का मिडिल पार्ट A3 कहलाता है, ध्यान रखना। ए का और बी का मिडिल पार्ट कौन कहलाएगा? A3। अगर कोई आपसे पूछे कि मिडिल पार्ट ऑफ ए होरिजोन एंड बी होरिजोन क्या होगा? विल बी, हाँ जी, A3। और ई होरिजोन किसको बोलेंगे अपन? ई होरिजोन बोलेंगे A2 लेयर को बोलेंगे, जहां पे क्या हो रहा है? इल्यूविएशन। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये सारे काम के एग्जाम में ऐसे की ऐसे टपकेंगे, फिर मेरे को मत कहना कि सर ये हो गया। सीधी सी कहानी है यहाँ पे, ठीक है नहीं? अब चलते हैं वापस इसके बारे में। अब देखो आप ऊपर से नीचे जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे कॉम्पैक्टनेस बढ़ रही है। तो सबसे कॉम्पैक्ट लेयर कौन सी होगी? आर होरिजोन। सबसे कॉम्पैक्ट लेयर कौन सी होगी? आर होरिजोन। फिर उसके बाद सी होगी कॉम्पैक्ट, फिर बी होगी कॉम्पैक्ट, फिर ई होगी, और सबसे कम कॉम्पैक्ट कौन सी होगी? ए। तो आप ये भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ कॉम्पैक्ट, ऑर्डर ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस क्या होगी भाई? ओ बिल्कुल, फिर उसके बाद ए के बाद ई के बाद बी के बाद सी, और सी के बाद आर होरिजोन सबसे कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्टनेस का भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है नहीं है? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए भैया। अब सुनो, अगर आपसे पूछे कि ट्रांजिशंस लेयर कौन सी है, ट्रांजिशंस लेयर कौन सी है? ट्रांजिशंस लेयर, तो ध्यान रखना, ट्रांजिशंस लेयर होती है A3 एंड B1 ट्रांजिशंस है, और B3 और C1 ट्रांजिशंस है। ये ट्रांजिशंस लेयर की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशंस क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लो कि ये अपने पास लेयर है, ये A3 लेयर है, ये B1 लेयर है, तो इनमें क्या होते हैं? मिक्सअप प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मिक्सअप प्रॉपर्टी,
यानी कि A1 में B1 की प्रॉपर्टी मिलेगी, B1 में सॉरी A3 में B1 की प्रॉपर्टी मिलेगी और B1 में A3 की प्रॉपर्टी मिलेगी। इसलिए इनको क्या कहा गया है, ट्रांजिशन लेयर के नाम से जाना गया है। भैया नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है। ट्रांजिशन लेयर कौन कौन सी होती है, ठीक है नहीं है। इल्यूविएशन लेयर कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं है। चलो अब एक चीज बताओ, अगर आपने ज्योग्राफी में सोयल पढ़ी है, सोयल इन इंडिया, तो अपने इंडिया में सबसे फर्टाइल या सबसे या यूं बोल दो ग्रेट फर्टाइल सोयल कौन सी है, तो आपको पता लगेगा सर वो एलुवियल सोयल कौन सी है, एलुवियल सोयल। और उसी के नाम पर पड़ा हुआ है ए होरिजोन। क्या पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको एलुवियल होरिजोन के नाम से भी जानते हैं। अगर नहीं पता है तो लिख लेना ये चीज, अगर नहीं पता है तो लिख लेना। एलुवियल होरिजोन के नाम से कौन सी जानी जाती है, ए होरिजोन। और खास बात ये A1 एलुवियल होरिजोन के नाम से जानती है। A1 डार्क होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है, ठीक है नहीं है। और हाँ टॉप सोइल की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है, टॉप सोइल। तो यहां पे अगर आपसे पूछे कि टॉप सोइल कौन सी है, टॉप सोइल, सरफेस सोइल या सरफेस लेयर कौन सी है, टॉप सोइल सरफेस सोइल कौन सी है, तो आपका जवाब आना चाहिए A1, टॉप सोइल की कैटेगरी में आती है, ठीक है नहीं है। तो बी को अपन क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे सब सरफेस लेयर, सब सरफेस सोइल या लेयर बोल दो बेस्ट, ये बी कहलाएगी, ठीक है भाई। टॉप सोइल तो कौन सी है, ए। मैंने आपको क्या कहा था, अपर मोस्ट लेयर या अपर मोस्ट होरिजोन, कुछ भी नहीं बोले तो ए को करके आना है आपको। और अगर इन द फॉरेस्ट बोले तो ओ करके आना है, कोई इलाज नहीं है, ठीक है नहीं है। और टॉप सोइल यही कहलाती है, सरफेस सोइल यही कहलाती है। सब सरफेस सोइल कौन सी कहलाएगी आपकी, जहां पे इल्यूविएशन हो रहा है। अब इन दोनों का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको, दोबारा बता देता हूं। इसका मतलब होता है लीचिंग और इसका मतलब होता है अकुमुलेशन, ठीक है नहीं। इसका मतलब होता है यहां से यहां और इसका मतलब होता है यहां पे रखना। क्लियर है, कर लोगे आराम से, इजी है। ह्यूमस लेयर कौन सी है पता लगा आपको, ट्रांजिशन लेयर कौन सी है पता लगा, सब सरफेस होरिजोन कौन सा है ये पता लगा, पेरेंट लेयर कौन सा है, रिगोलिथ क्या है ना। एक्यूमुलेशन लेयर कौन सी है, एक्यूमुलेशन लेयर अगर आए तो लास्ट में आपको पता है सी में जाके रुकेगा ये। तो एक्यूमुलेशन लेयर के बारे में अगर कोई पूछे आपसे तो सी जवाब देके आना है, बी नहीं देके आना, क्योंकि बी से ये सी में आएगा आगे। ज्यादा बारिश हो गई तो कहां से कहां जाएगा, बी से सी में आ जाएगा। तो एक्यूमुलेस लेयर का आपको पता होना चाहिए। तो ये तो कहानी किसकी पूरी हो गई भैया, होरिजोन की हो गई आपके। तो होरिजोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, होरिजोन के सिंपल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है नहीं है। एक बार और चर्चा कर लेते हैं। टॉप होरिजोन इन फॉरेस्ट और टॉप होरिजोन ए इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, A2 to B2 माइग्रेशन, और इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, बी और सी में डिपोजिशन, ठीक है भाई। तो अकुमुलेशन लेयर के नाम से कौन जानी जाएगी, सी जानी जाएगी, ठीक है नहीं है। O1 O2 लीटर फ्रेश डफ पार्शियली, और कंप्लीट डिकम्पोजिशन वाली कौन सी लेयर है, A1 लेयर, जिसको ह्यूमस लेयर कहा जाता है। A2 लेयर को अपन ई होरिजोन की बोलते हैं, ठीक है नहीं है। और ए होरिजोन कहां से बना है, एलुवियल जोन से, एलुवियल होरिजोन से, क्योंकि एलुवियल इंडिया की मोस्ट फर्टाइल जो हरियाणा चंडीगढ़ अपने राजस्थान जो इधर का इलाका है दिल्ली के टच में, वहां पे मिलेगी आपको। समझ में आई, हाँ आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आती है आपको। कॉम्पैक्टनेस का ऑर्डर क्या है, ट्रांजिशन लेयर कौन सी है, टॉप सॉइल कौन सी है, सरफेस सॉइल कौन सी है, सरफेस लेयर कौन सी है, सब सरफेस लेयर, मिडिल पार्ट ऑफ ए और ए होरिजोन और बी होरिजोन का क्या है, और ई होरिजोन जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं सिंपल मैंने तो देखा है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। चले भाई, तो अब सीधे किसके ऊपर आ जाते हैं, गणित के ऊपर। हाँ जी, ये बता दिया था सोलम रिगोलिथ, ठीक है भाई। सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रो कहाँ होगी,
चलें, अब सीधे सीधे आ जाते हैं अपन फिजिकल पैरामीटर की एनालिसिस के ऊपर। तो भैया सीधा सा कंसेप्ट है इसमें, जो दिखता है वो फिजिकल है, समझ में, जो महसूस होता है वो फिजिकल है, और अंदर के अंदर काम हो वो क्या होगा आपका केमिकल। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉइल कलर की बात कर ले, तो सॉइल का कलर अलग अलग होता है, आपने देखा होगा ब्लैक होता है, येलो होता है, रेड होता है, ग्रे होता है। तो ये जो कलर कंटेंट होते हैं भाई, कौन सा कलर होगा वो उसमें क्या प्रेजेंट है उसके हिसाब से चलेगा। जैसे मान लो ह्यूमस एंड मिनरल्स प्रेजेंट है तो ये ग्रे कलर की होती है, लगभग डार्क ग्रे, कहीं कहीं ब्लैक भी होती है, ठीक है नहीं है। आयरन ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो येलो और रेड प्रेजेंट है। फेरिक का कंटेंट होता है यहाँ पे, तो आपको अच्छी तरह पता है कि Fe+3 का अगर कोई कंटेंट प्रेजेंट है तो डेफिनेट रूप से उसमें रेड ब्राउन रेड येलो जैसा अपीयरेंस आता है। अगर रिड्यूस्ड आयरन होता है तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन जैसी फीलिंग आएगी आपको, क्या आएगी, ब्लू ग्रीन की जैसी। अगर क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज आपको पता है अच्छी तरह व्हाइट कलर का होता है तो व्हाइट आएगा। लाइमस्टोन भी आपको व्हाइट येलो थोड़ा सा, है ना, लाइट येलो बोल दो आप, पेल येलो बोल दो, बेस्ट पेल येलो जैसी फीलिंग आएगी किसमें, लाइमस्टोन में। तो वो देख लेंगे कि सोयल का कलर किसके हिसाब से है। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि अगर फेरिक आयन है तो उस सोयल का कलर क्या होगा, और रिड्यूस्ड आयरन है यानी Fe+2 आयरन है तो उसका कलर कैसा हो सकता है। ह्यूमस और मिनरल्स की बात तो अपन कर ही चुके, डार्क कलर होता है, ठीक है नहीं है। चले भाई और सुनो कि जो कलर है आपका सोयल का वो क्या इंडिकेट करता है, आपको सोयल फर्टिलिटी बताएगा, सोयल फर्टिलिटी, ठीक है नहीं है। सोयल पीएच भी बता देगा, सोयल पीएच भी बताएगा बिल्कुल डेफिनेट रूप से, आपको ड्रेनेज बताएगा कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट एरेशन बताएगा कि उसमें किस तरीके की सैंड है, ठीक है नहीं है, गैप कितना है, एरेशन कितना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां रह सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब कलर इंडिकेट कर देगा। अपन देखते नहीं कि मिट्टी को उठाते हैं, यार ये तो उपजाऊ नहीं रही है, या ये बहुत ही गजब यार मिट्टी गजब है आपकी, हैं, देखते महसूस हो जाता है, अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है नहीं है। ये अपन नहीं समझेंगे, ये वो समझेंगे जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको ज्यादा समझ में आता है। अपने लिए तो ये कोई मतलब नहीं है, अपने लिए तो ये है कि मार्केट जाओ, ठीक है नहीं है, आटा लाना है तो क्या कौन सा लेके आएंगे, लक्ष्मी साहब आटा ले आओ, बना लो, रोटियां खा लो। अब अपन को क्या मतलब किसने उगाया, कहां उगाया, कौन सी मिट्टी में उगाया, क्या फर्टिलाइजर दिए क्या नहीं दिए, कोई मतलब नहीं है, समझ में आई बात, अपन को खाने से मतलब है। तो ये चीजें जो है वो समझ सकता है जो एग्रीकल्चर करता है, अपने बस की बात नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है यहाँ पे, ये बन सकता है, क्या बनेगा कि जो सोयल कलर चार्ट है वो किसने दिया था या क्या कहलाता है सोयल कलर चार्ट, ठीक है नहीं है। सोयल कलर चार्ट जो कहलाएगा मुनसेल सोयल कलर चार्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मुनसेल, याद रखना ही है। ये क्या बताएगा, ये डिग्री बताएगा, इंटेंसिटी बताएगा और प्योरिटी ऑफ सोयल कलर को बताएगा, है ना, किसको बताएगा, डिग्री इंटेंसिटी प्योरिटी ऑफ सोयल कलर, कौन, मुनसेल सेल, याद आ जाएगा मुनसेल सेल, ठीक है नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। नेक्स्ट जो आते हैं नेक्स्ट पर, तो ये सोयल टेक्सचर आ गया। सोयल टेक्सचर आपको बताएगा कि अलग अलग सोयल में अलग अलग पार्टिकल साइज के जो सोयल पार्टिकल हैं वो किस प्रोपोर्शन में है, किस अमाउंट में है। तो हमने ये देखा था, यहां पे सैंड ज्यादा होता है, यहां पे क्ले ज्यादा होता है, यहां पे सॉरी इसमें नहीं, हाँ जी हाँ, सैंडी सोयल में सैंड ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे, सैंडी सोयल में कौन ज्यादा होगा, सैंड ज्यादा होगी। क्ले सोयल में क्ले का अमाउंट ज्यादा होगा, और जो हमने लोमी सोयल देखी थी उसमें तीनों का इक्वल कंटेंट होता है, ठीक है नहीं है, किसका, सैंड का, स्लिट का और क्ले का। तो अगर आपको सोयल टेक्सचर के बारे में जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को चेक करो, सोयल आपको पता लग जाएगा सोयल कंटेंट का। फिर आती है थर्ड नंबर पे सोयल स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं है, लिखा हुआ है सोयल स्ट्रक्चर डिनोट वेरिंग शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले टू फॉर्म लम्प्स, एग्रीगेट सोयल स्ट्रक्चर में भी, हाँ जी क्या, ग्रेनुलर, ग्रुप, प्लेटिलेमिनर,
प्रिज्मेटिक, मैसिव और कोलमनर और ब्लॉकी। तो सबसे बढ़िया कौन सी रहती है? प्रिज्मेटिक रहती है। सबसे बढ़िया कौन सी रहती है? किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन क्रॉप के लिए सबसे बढ़िया कौन सी है? प्लांट्स के लिए कौन सी बढ़िया है? प्रिज्मेटिक। ये ध्यान रखना सबसे बढ़िया कौन सी है। और ध्यान रखना अच्छी तरह, जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उस सैंड में, उस सोइल में, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उसकी स्ट्रक्चर उतनी ही बढ़िया प्रिज्मेटिक होगी। ठीक है कि नहीं है? यानी कि प्रिज्मेटिक शेप के लिए आपको ऑर्गेनिक कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, ठीक है कि नहीं है? ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है तो प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक बढ़िया तो कल्टीवेशन बढ़िया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, नहीं देते उसमें, वो इसी फॉर्मेट को लाने के लिए देते हैं। और बार बार एक बार हल चलाएंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लेन करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर प्लेन करेंगे। वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं प्रिज्मेटिक शेप आ जाए ताकि कल्टीवेशन अच्छी तरह हो। नेक्स्ट है पोरेसिटी। पोरेसिटी आपको क्या बताएगी? क्वांटिटी एंड साइज ऑफ पोर्स। तो अपन ने देखा था पोर्स साइज सबसे बड़ी किसमें होती है? बोले सर सैंड में होती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटी किसमें होती है? क्ले में। तो अगर आपको परसेंटेज पोर स्पेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीज लानी पड़ेगी, एक तो बल्क डेंसिटी, एक पार्टिकल डेंसिटी। उसका परसेंटेज निकालना, उसका परसेंटेज 100 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी? ये पोर स्पेस आ जाएगा। ठीक है नहीं है? बाकी की कितना ऑक्यूपाई है वो इतने से दिया जाएगा। ये तो ऑक्यूपाई है और 100 में से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? परसेंटेज पोर स्पेस आ जाएगा कितना है। ठीक है भाई। तो पोरोसिटी बहुत काम की चीज है। पोरोसिटी ही बताएगी आपको कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है। अगर किसी सोइल की पोरोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यह समझ लेना कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो पोरोसिटी ज्यादा। ठीक है नहीं है? और टोटल पोर स्पेस ये नंबर ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पोर्स किसमें थे? जिसमें क्ले में। नंबर ऑफ पोर्स किसमें ज्यादा थे? क्ले में। तो क्ले साइज पार्टिकल सोइल जो होती है उसमें टोटल पोर स्पेस ज्यादा होगा। और साथ में जो सैंड साइज पार्टिकल सोइल होती है उसमें क्या होगा? आपका टोटल पोर स्पेस कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोर्स कम है। किसमें? सैंड में। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जनरली इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि जब टोटल पोर स्पेस की बात करेगा तो दिमाग में क्या घूमेगा? यार ज्यादा स्पेस किसमें होता है? सैंड में। तो सैंड वाले को करके आ जाएगा, जबकि होता किसका है? क्ले का होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? एक ये चीज ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोरेसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा पोरेसिटी होगी। चले नेक्स्ट है सोइल डेंसिटी। तो ये एक्चुअल में क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली ये वेट ऑफ सोइल रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट वॉल्यूम। यानी दो प्रकार की होती है, एक तो कहलाती है आपकी पार्टिकल डेंसिटी, एक कहलाती है बल्क डेंसिटी। अभी फॉर्मूले में लिखा था वही। तो पार्टिकल डेंसिटी तो आपको पता है, ठीक है? ये पार्टिकल डेंसिटी यानी पार्टिकल की निकालो आप सोइल पार्टिकल की डेंसिटी। और ऑप्टिमम सोइल पार्टिकल डेंसिटी पूछ सकता है। अपन जिस टाइप की एग्जाम दे रहे हैं ना, उस टाइप की एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना ये आ सकता है कि पार्टिकल डेंसिटी कितनी होनी चाहिए किसी भी सोइल में जब आप पैरामीटर देख रहे हो उसके। क्लियर है? और ये ध्यान रखना जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी आपकी कम होगी। उल्टा होता है रिलेशनशिप, जबकि पोरेसिटी का प्रोपोर्शन होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, पोरेसिटी बढ़ेगी, और यहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा तो आपकी पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? बल्क डेंसिटी क्या होता है? इसमें पार्टिकल के साथ साथ पोर स्पेस को कंसीडर किया जाता है। ठीक है नहीं है? किसको? पोर स्पेस को कंसीडर किया जाता है। अगर हम ये बोले कि किसी का लो बल्क डेंसिटी है, उसकी फिजिकल कंडीशन बढ़िया होगी। सोइल की लो बल्क डेंसिटी हैविंग बेटर फिजिकल कंडीशन। ठीक है नहीं है? तो ये जानना कि लो बल्क डेंसिटी उसकी होगी, देखो इधर, जिसका टोटल पोर स्पेस कम होगा।
यानी कि सैंडी की। तो सैंडी सोइल की आपकी आप देखोगे ना बल्क डेंसिटी ज्यादा मिलेगी किसके कंपैरिजन में, क्ले। और इसीलिए सैंडी सोइल जो होती है उसकी फिजिकल कंडीशन आपको बढ़िया दिखाई देती है किसकी बजाय, क्ले की बजाय। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी, सोइल डेंसिटी की। नेक्स्ट जब अपन आते हैं तो ये है सोइल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया, आप समझने की कोशिश करना कि अपने साइज में चेंजेस होने से रोकना। सोइल कंसिस्टेंसी का मतलब अपनी जो जिस टेक्सचर में है उस टेक्सचर में रहे, टेक्सचर चेंज नहीं करे। तो टेक्सचर चेंज करने का जो प्रतिरोध करना है वो आपकी सोइल कंसिस्टेंसी कराएगा। पोटेंशियल ऑफ सोइल टू चेंज द शेप और मोल्डिंग व्हेन मॉइस्ट। ठीक है, नहीं है, दोबारा सुन लो। रेजिस्टेंस ऑफ सोइल पार्टिकल टू क्रशिंग और पुल्वेराइजिंग एक्टिव बाय इम्प्लांट्स वेट ड्राई। तो यहां पे टेक्सचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर टेक्सचर चेंज हो गया ना तो ध्यान रखना उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, या अपन ये बोल दें कि कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए सॉइल कंसिस्टेंसी होना जरूरी है भाई। अगर मान लो कि अपने खेत है, बढ़िया खेत है, मूंगफली के लिए बहुत बढ़िया है, तो उसमें मूंगफली बढ़िया होगी, आप देखा करो। जहां पे सैंडी सोइल होती है, सैंडी सोइल की एक्सेस होती है, वहां मूंगफली पोटैटो ये होते हैं। अब वहां पे भिंडी उगाओगे, नहीं उगेगी भिंडी। वहां पे गेहूं उगाओगे, कम मात्रा में उगेंगे, उतनी ज्यादा क्रॉप नहीं आएगी जितनी इनकी आती है। समझ में आई? जो ग्राउंड वाले हैं उनकी ज्यादा आएगी। जैसे ग्राउंड नट आपका मूंगफली होती है, ग्राउंड आपका जो क्या बोलते हैं पोटैटो है, आलू है, गाजर है, मूली है, वो वहां पे ज्यादा उगती है। क्लियर है? तो सोइल कंसिस्टेंसी भी जरूरी होती है। ठीक है भाई। उसके बाद है सोइल टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम सोइल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सोइल का टेम्परेचर होना चाहिए। और ये जो सोइल का टेम्परेचर है कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे सोइल के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है नहीं है, स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा, मॉइस्चर लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके ऊपर जो वेजिटेशन है, सोइल के ऊपर जो वेजिटेशन ग्रो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है नहीं है? और बैड टेम्परेचर कौन सा कहलाएगा, अगर सोइल का टेम्परेचर 9 डिग्री से कम है या 50 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पे आपका कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है नहीं है? अगर कल्टीवेशन होता तो अपना थार का मरुस्थल पड़ा हुआ है ना, वहां पे बढ़िया बढ़िया अपन खेती बाड़ी करते, वो खाली क्यों पड़ा है, क्यों, वहां का टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है नहीं है? जम्मू कश्मीर में चले जाओ, सब पहाड़ों के ऊपर बर्फ बिछी हुई रहती है, टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो जहां पे लो रहता है वहां पे कल्टीवेशन अपन नहीं कर सकते, जहां पे हाई रहता है वहां पे भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। हाँ, डेजर्ट प्लांट तो उगेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। अब कैक्टस उगे हुए हैं, सर कैक्टस की कल्टीवेशन करो, क्या करोगे कैक्टस को, कोई मतलब वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट है सोइल मॉइस्चर। तो सोइल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सोइल के, सोइल में जो सोइल की जो एल्वेलाई होती है, स्पेस होते हैं, उनके अंदर वाटर कितना है। तो ये ध्यान रखना, सोइल मॉइस्चर एरेशन के अपोजिट होता है। अगर आपकी सोइल में एरेशन ज्यादा है तो वाटर कम है, और वाटर कम है तो एरेशन ज्यादा है, ये ध्यान रखना सोइल मॉइस्चर का। ठीक है नहीं है? सोइल का मॉइस्चर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरेशन के ऊपर। अगर स्पेस ज्यादा है, तो एरेशन ज्यादा होगा, मॉइस्चर कम होगा। अगर स्पेस कम है तो एयर कम होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो इसको 4 मेथड से अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ग्रेविमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड, और एक ध्यान रखना टेंसिटोमीटर। ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो सोइल मॉइस्चर को मेजर करने के काम में आता है, तो आप क्या बोलोगे, टेंसिटोमीटर। और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड से भी अपन इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है नहीं? आप सुनना, ग्रेविमेट्रिक मेथड बता रहा हूं मैं आपको कि ग्रेविमेट्रिक मेथड कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैन लेंगे, कैन और उसको हम ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, ड्राई, बिल्कुल ड्राई, उसका मॉइस्चर कुछ नहीं होना चाहिए। और उसको ड्राई करने के बाद उसका वेट करेंगे अपन। मान लो कि वेट आया आपका x ग्राम, मान लिया, बात समझ में। फिर आपने क्या किया, कैन है डब्बा, ठीक है नहीं है, फिर अपन ने क्या किया, इस कैन में मॉइस्ट
क्या डाली अपन ने, इसमें मॉइस्ट हमने डाली। क्या पढ़ रहे हैं अपन, मैं तो यही भूल गया क्या पढ़ रहे हैं अरे क्या है भाई, मॉइस्ट क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, वास्तव में भूल गया, मजाक नहीं कर रहा। सॉइल, मॉइस्ट सॉइल डाल, और मॉइस्ट सॉइल डालने के बाद हमने वेट लिया, वो वाईग्राम आया। और हमने क्या किया, इसको क्या किया, इस कैन को, इसको हमने ड्राई किया है, डेसिकेटर ड्राई, ओवन ड्राई, ठीक है भाई, ओवन लिखता हूं, ओवन ड्राई किया। तो यहां पे अपन अपने पास क्या आ गया, कैन प्लस ओवन ड्राई सॉइल, ओवन ड्राई सॉइल, ओवन ड्राई सॉइल, ये आ गया जेड ग्राम। ठीक है भाई, आपने देख लिया क्या है क्या नहीं है। अब करना क्या है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाना है, ठीक है कि नहीं है। तो y माइनस जेड करो, देखो पहले तो y माइनस जेड करो, ठीक है, क्योंकि आप y माइनस जेड क्यों कर रहे हैं, देखो y माइनस जेड इसलिए कर रहे हैं कि हमें मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये मॉइस्ट है और ये ड्राई है, तो इसमें सोयल है, इसमें भी सोयल है, इसमें क्या है, वाटर मॉइस्ट, तो मॉइस्चर का पता लग जाएगा। तो y माइनस जेड क्या आ गया, आपका मॉइस्चर आ गया। और आपको बता दूं, ये हमेशा वेट परसेंटेज में निकलती है, क्या निकलती है। अब अपन को क्या करना है, z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ये क्यों किया, अपन को कैन का वेट भी तो हटाना है, हाँ जी, इंटू 100 क्या निकल जाएगा, परसेंटेज मॉइस्चर। कर लोगे मॉइस्चर, अगर न्यूमेरिकल आए तो कराना, नहीं तो मेरे को तो लगता नहीं है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर। कर लोगे, ये फॉर्मूला बनता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से। फिर आता है केमिकल पैरामीटर, जिसमें आता है पहला पीएच। तो भैया सबसे बढ़िया कल्टीवेशन पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.8, ऑलमोस्ट 7। हल्का फुल्का एसिडिक रखना पड़ता है, हल्का फुल्का एसिडिक इसलिए रखना पड़ता है कि वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, मतलब जो बैक्टीरिया हार्म पहुंचाएंगे कल्टीवेशन को या प्लांट कल्टीवेशन को, आपके हार्म पहुंचाएंगे, आपके क्रॉप को हार्म पहुंचाएंगे, वो डेवलप नहीं होते हल्के फुल्के लो पीएच पर। अगर बहुत ज्यादा लो पीएच है तो इसका मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीज जैसे कंटामिनेंट्स बढ़ रहे हैं, वहां पे कंटेंट बढ़ रहा है। तो जब वहां पे एल्यूमिनियम मैग्नीज जैसे कंटेंट इंक्रीज होंगे तो आपकी सोइल का टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएगा। तो ये पूछा हुआ है कि लो पीएच पर टॉक्सिक लेवल बढ़ाने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीज टॉक्सिक लेवल बढ़ा देंगे बाय द डिक्रीजिंग पीएच। अच्छा एक चीज बताऊं, इनकी कोई गलती नहीं है, पीएच गिराने का काम प्लांट खुद करता है। कैसे, अभी समझाऊंगा मैं, देखो कैसे, ठीक है नहीं है। तो पीएच जो है दो मेथड से अपन कर सकते हैं, तो कोलेरोमेट्री मेथड जिसमें कोहन्स और लेवी बॉन्ड कंपैरेटर अपन यूज मिलेंगे, ठीक है नहीं है। इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के नाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा है पीएच मीटर मेथड, जिसमें हम ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड के जरिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवाया हुआ है, यू डोंट वरी, इसलिए वहां से इसको कोरिलेट करके पढ़ लेना कि किस प्रकार सोइल पीएच अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक नहीं। ये फॉर्मूला करवाया हुआ है, टेंशन मत लो। चलें, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, बफर का मतलब समझ गए आप, ठीक है नहीं है। बफर का मतलब समझ गए, बफर क्या होता है, बफर होता है पीएच चेंज का विरोध करना। तो आपका जो सोइल है वो पीएच चेंजेस का विरोध करता है, और कौन करवाता है विरोध, देखो समझना। अब आपकी सोइल ये रही, और इस सोइल में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम +2 Mg+2 अमोनियम ऐसे आयंस प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो सोइल है ये एक कोलोइड है, नेगेटिव कोलोइड है, और नेगेटिव कोलोइड किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव कोलोइड को। तो अट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पे आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, और ये साहब एक फल भी लग गया। अब ये मेरे को मत पूछना ये कौन सा फल है खाने का, ये फल भी लग गया, और इसकी रूट ये रही, ये इसकी रूट हो गई रूट। अब इसकी रूट क्या बोलेगी, चिल्लाएगी जोर से सोइल को, अरे सोडियम चाहिए, सोडियम चाहिए, सोडियम चाहिए। तो बोले ले जा, क्या देगा सोडियम के बदले, बोले H+, मेरे पास क्या है वो।
यानी कि इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस। कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन सोइल एंड प्लांट। सोइल एंड प्लांट। प्लांट क्या देगा सोइल को? H+ और यहां से क्या लेगा? ये कैटाइंस, जस्ट लाइक दिस। ये वाले कैटाइंस लेगा। H+ देगा तो H+ आएंगे तो नेगेटिव pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। यही होता है फॉर्मूला, ये होता है। तो H आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब बफर मैकेनिज्म समझाई थी तो क्या बताया था? बफर मैकेनिज्म समझाई थी तो क्या बताया था मैंने? बफर क्या करता है? ऐसा कंपोनेंट रखेगा जो आने वाले H+ आयन को खोपचे में ले जाएगा और वीक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कर देगा, जिसका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये जो H आयन यहां से सप्लाई हो रहे हैं प्लांट को, प्लांट से H आयन जो सोइल को सप्लाई हो रहे हैं, उन H+ आयनों को हटाना जरूरी है। और उनको हटाने का काम कौन करेगा? कार्बोनेट्स करते हैं, CO3-2 है ना, HCO3- करता है और फॉस्फेट करता है, क्योंकि ये सारे के सारे वीक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वीक एसिड बनाते हैं। तो ध्यान रखना, बफरिंग एक्शन कौन कौन से आयंस कर सकते हैं सोइल में? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट। ये बफरिंग एजेंट कहलाते हैं। नेचुरल बफरिंग एजेंट है, आपको ही नहीं देगा, मिट्टी में पड़े हुए होते हैं ऑलरेडी पहले से। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉस्फोरस वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होकर यही बनाएंगे। कार्बोनेट्स बनता है, बाइकार्बोनेट्स बनता है और फॉस्फेट्स बनते हैं। इन्हीं के फॉस्फेट्स वगैरह रहते हैं, इसी फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है नहीं है? चले भाई, कर लोगे बफरिंग कैपेसिटी। तो 3 नाम यहां पे याद रखना है आपको। और समझ में आया कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस कैसे होती है? प्लांट को जो कैटायन चाहिए वो मांग लेगा, सोइल को क्या देगा बदले में? हर बार H+ ही देगा। इसको अगर कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम लेगा तो भी H+ देगा, मैग्नीशियम लेगा तो भी H+ देगा, H+ ही देगा हर बार। समझ में? इससे क्या होगा? सोइल की pH डिक्रीज होती है, एसिडिटी बढ़ती है सोइल की, और उसको काउंटर करने के लिए बफर एजेंट काम में लेता है सोइल, और वो इसकी बनाते हैं बफर कैपेसिटी। क्या बनाते हैं? बफर कैपेसिटी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, सोइल कोलाइड। ये आगे बात अभी। सोइल कोलाइड 2 प्रकार के होंगे अपने सोइल में। एक तो क्ले मिनरल्स के रूप में होते हैं, ह्यूमस के रूप में होते हैं। तो क्ले मिनरल्स के रूप में होते हैं वो इनऑर्गेनिक कोलाइड कहलाते हैं, और जो ह्यूमस के रूप में होते हैं वो ऑर्गेनिक कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है नहीं? अब एक चीज ध्यान रखना कि क्ले मिनरल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस केमिकल चेंजेस विच इज फाउंडेशन टू सोइल फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंटिन्यूअस केमिकल स्टेट में रहेंगे, जो चेंज होती रहती है, और ये क्या बनाते हैं? ये फंडामेंट होता है सोइल फॉर्मेशन का। स्टेटमेंट याद रखना, अच्छी चीज। अच्छा, सोइल कोलाइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसे होता है? सोइल कोलाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज, विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आयन। ये वाले आयन अभी बात की थी अपन ने, कौन कौन से आयन को ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके वहां बिठा लेगा। ठीक है नहीं है? चले अब देखो इधर, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अभी बताई थी, वही आयन एक्सचेंज है ना। इट इज मेजर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ए सोयल टू होल्ड कैटायन न्यूट्रिएंट्स। ये कैटायन न्यूट्रिएंट्स है। अगर प्लांट कोई न्यूट्रिएंट्स मांगता है तो यहीं से निकल के जाते हैं। ठीक है नहीं है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसकी बहुत बढ़िया होगी सोइल की, वो सोइल कल्टीवेशन के लिए बढ़िया मानी जाती है। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स को आयंस तो चाहिए, और ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करवाए थे, उसमें आपको करवाए थे सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब करवाए थे। प्लांट्स के लिए कौन सी जरूरी है, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, सारे डिटेल से करवाए गए। समझ में आई? इसीलिए लिखा हुआ है देखो, हाईली फर्टाइल सोइल कंटेनिंग हाई ऑर्गेनिक मैटर हैव मोर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। यानी कि सोइल की अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल मानी जाएगी, और उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा साथ में। ठीक है भाई? कोई समस्या? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी फर्टिलिटी से कैसे जुड़ा हुआ है ना? कैसे जुड़ा हुआ है? अच्छा सुनना बात, कई बार क्या होता है, आप देखा करो, ये
अपन जब क्रॉप करते हैं, चेंज करते हैं क्रॉप, तो हम क्या करते हैं, या तो अल्टरनेट कल्टीवेशन को यूज में लेते हैं, जैसे कभी क्या उगा दिया कभी क्या उगा दिया, इससे क्या होगा, कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर इनमें आयनों की कमी हो जाती है तो हम जिप्सम वगैरह डालते हैं खेत वगैरह में, जो कल्टीवेशन करते हैं उनको पता है, ठीक है नहीं है। उससे क्या होगा, ये जो आयंस है उस फील्ड में या सोइल में बने रहते हैं, ताकि वहां पे वो जो सोइल है वो हाईली फर्टाइल हो। क्या हो, हाईली फर्टाइल। और हाईली फर्टाइल के लिए हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को ग्रेट बनाना है, ज्यादा बनाना है, हाई बनाना है, ठीक है नहीं है। या अपन क्या करते हैं, लेयर पलटवार करते हैं, ठीक है नहीं, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, होरिजोन ही चेंज कर देते हैं। फिर होरिजोन चेंज होने के बाद अपन क्या डालते हैं उसमें, बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़े, ठीक है भाई। तो सोयल केमिस्ट्री में जितना अपनी एग्जाम में आ सकता है उतना मैंने करवा दिया है। आराम से पढ़ लेना, देख लेना, सोच लेना, समझ लेना। क्लियर है, कोई दिक्कत? और रिक्वेस्ट है कि भाई बड़ी मेहनत की है, लाइक जरूर करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।